तो सारा ने प्यार भरी राम राम। आज अपनो टॉपिक है चौहान राजवंश। चौहान चौहान यानी कि राजपूत है। इस राजपूत शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी? यानी देखो, इतिहासकारों के सबके अलग अलग मत हैं। किसी ने कह दिया कि राजपूतों की उत्पत्ति सूर्य भगवान से हुई थी, वो सूर्यवंशी थे। कुछ ने कह दिया कि चंद्रमा भगवान से हुई थी, वो चंद्रवंशी थे। किसी ने कहा कि अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है। फिर ये अग्निकुंड क्या, ये भी बताऊंगा। जिस मतलब लेखक के हाथ में जो कलम थी ना, उसने वो बता दिया। मान लो कि जैसे ब्राह्मणों के हाथ में कलम आई, लिखने की उनकी बारी आई, उन्होंने कह दिया कि राजपूतों की उत्पत्ति तो ब्राह्मणों से हुई है। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड के पास में कलम आई, वो किताब लिख के चला गया कि राजपूतों की उत्पत्ति तो हम विदेशियों से हुई है। क्या यानी कर्नल जेम्स टोड विदेशी था, उसने कह दिया इनकी उत्पत्ति विदेशियों से हुई है। सबके अलग अलग मत हैं। हालांकि जो थोड़ा सा सही मानते हैं वो ये है, देखो हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी में। छह सौ सैंतालीस के अंदर मृत्यु हो जाती है हर्षवर्धन की। उसके बाद में भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य बंट गए, यानी कि भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। इन राज्यों को प्रशासन किसने किया? राजाओं के बेटों ने। यानी कि राजाओं के बेटे कौन? राजपुत्र। राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। इन्होंने उनके ऊपर शासन किया। राजपुत्र से शब्द आ गया राजपूत, यानी कि राजाओं के जो बेटे थे वो राजपूत हैं। ठीक है। किसी ने कह दिया राजपुत्र थे। किसी इतिहासकार ने यह बोल दिया कि जैसे हम रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, तो रामायण में भी कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण खूब कहते हैं कि यानी कि क्षत्रिय को कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्या कि आप तो क्षत्रिय हो? क्या यानी कुछ कहने लगे कभी राजपूत यानी कि क्षत्रिय है। तो सबके अलग अलग प्रमाण हैं। जिसके हाथ में कलम थी उसने उसी प्रकार से प्रकट कर दिया, उसने वही लिख दिया। अब जैसे मान लो कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरे हाथ में कलम आ गई, अब लिखने की बारी मेरी है, तो मैं लिखूंगा अगर राजपूत ब्राह्मणों की संतान है। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का इतिहास जाना, उनके हाथ में कलम थी, तो वो लिखकर चले गए कि राजपूत तो विदेशियों की संतान है। इन सब के अलग अलग प्रमाण हैं। तो यानी कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे चौहान राजवंश, यानी कि चौहानों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। हालांकि एग्जामिनर पहले ज्यादा क्वेश्चन पूछता था, पहले कब सर, लगभग ये मान के चलो 2020 से पहले पहले। आजकल ये चौहान राजवंश से उत्पत्ति कम पूछता है, इनका क्रम ज्यादा पूछता है। 4 शासक दे देगा चौहान वंश में, और यानी कि पहले कौन सा हुआ था, इसके बाद में कौन सा था, इसके बाद में कौन सा था, अब कौन सा है। यानी कि 4 शासक देगा, इनका क्रम बताओ। क्या काल क्रमानुसार इनको व्यवस्थित करो। आजकल ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। फिर भी अपन पढ़ेंगे भाई, तो यानी कि चौहान राजवंश की उत्पत्ति पढ़ेंगे अपन। यानी चौहान राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई थी, चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है। ये अपने चिन्ह है, नीचे लिखा मिलेगा जय मां आशापुरा चौहान। ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं चौहान राजवंश, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। यानी कि सबके अलग अलग प्रमाण है कि चौहान आए कैसे थे। उत्पत्ति का मतलब यह है कि चौहान आए कैसे थे। सबके अलग अलग मत। सबसे पहला मत देखते हैं अग्निकुंड सिद्धांत। अग्निकुंड सिद्धांत अपने दिया था चंद बरदाई ने। चंद बरदाई का ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। यानी कि लेखक हैं चंद बरदाई, जो अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। इनका एक ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, पिंगल भाषा का एक ग्रंथ है। इस पृथ्वीराज रासो के अंदर चंद बरदाई ने यह लिख दिया कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी, यानी कि अग्नि के कुंड से हुई थी। क्या हवन से हुई थी। ये कहानी भी बताते हैं। कहानी क्या है कि यानी कि आबू पर्वत के ऊपर, आबू पर्वत ध्रुव के अंदर, इस आबू पर्वत के ऊपर ऋषि तपस्या करते थे। जैसे विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र ऋषि हैं, गौतम है।
यानी कि आबू पर्वत पर बैठकर तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, हवन करते थे। अब यानी कि ऊपर से राक्षस आते उड़कर और इनकी हवन कुंड के अंदर जैसे कभी मदिरा डाल दी, कभी खून डाल दिया, कभी मांस डाल दिया, यानी कि हवन को तहस नहस कर देते थे। गुरु वशिष्ठ गुरु वशिष्ठ ने जब देखा यार के ऋषियों को तपस्या नहीं करने दे रहे राक्षस के, तो उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ के अंदर 3 राजपूत पैदा किए। कौन कौन सर? 3 योद्धा पैदा किए जिनके नाम थे गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य या सोलंकी। इन तीनों को यानी का हवन कुंड से उत्पन्न किया। तीनों मिलकर राक्षसों को नहीं हरा सके। ठीक है, राक्षस अभी भी आते, इनके हवन कुंड में मांस डाल देते, मदिरा डाल देते, खून डाल देते, यानी का कुल मिलाकर हवन को भंग करना था। इसके बाद में गुरु वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, यानी कि तीनों से भी ज्यादा शक्तिशाली, जिसका नाम था चौहान। चौहानों की उत्पत्ति कर दी और चौहान ने इन राक्षसों को मार दिया। तो इस प्रकार से चौहानों की उत्पत्ति हुई। यह बात मैं नहीं कहता, कौन कहता है? यह बात चंद बरदाई कहता है। किसमें कहता है? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में कहता है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कहानी है। लिखा मैं बाद में दूंगा, आराम से, टेंशन मत लेना लिखने की कोई भी, आराम से लास्ट में सब लिखा दूंगा। अब देखो, चंद बरदाई ने यह बात कह दी, इसके 2 समर्थक और आ गए। कौन कौन सर? एक तो सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण ने कहा कि चंद बरदाई एकदम सही बात कहता है, यानी कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। एक और आ गया, मूणोत नैणसी। मुहणोत जाति है, नैणसी नाम है, मूणोत नैणसी। यानी कि तीनों व्यक्ति ये बोलते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है। तो ये था अग्निकुंड सिद्धांत। सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेते हैं, चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है, इस बात को कौन स्वीकार करता है? तीनों के अंदर एक ऑप्शन दे देगा। ठीक है सर। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति सूर्यवंशी से है, यानी कि सूर्य भगवान के पुत्र हैं। कौन कौन कहते हैं सर? पृथ्वीराज रासो लिखा था चंद बरदाई ने, पृथ्वीराज विजय, इसके रचिता है जयानक। इसके अंदर यह बात कही गई है कि चौहान सूर्यवंशी थे, पृथ्वीराज विजय। हमीर रासो, सारे ग्रंथ आ जाएंगे आगे, टेंशन मत लेना कि सर हमीर रासो की रचयिता कौन है। हमीर महाकाव्य, एक ग्रंथ आएगा आगे। सुरजन चरित्र, ठीक है। कन्नड़ देव प्रबंध, एक ग्रंथ के रचयिता तुम्हारे सामने आने वाले हैं। कन्नड़ देव प्रबंध और पंडित गौरी शंकर हीरानंद ओझा। ओझा ये कहते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति सूर्यवंशी से हुई है, यानी सूर्य भगवान के पुत्र हैं। इतने व्यक्ति कहते हैं। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ जानक ने लिखा था। हमीर रासो, हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी, सुरजन चरित्र चंद्रशेखर, कन्नड़ देव प्रबंध पद्मनाभ, पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा। ठीक है, ये यानी कि इतिहासकार ये कहते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति सूर्यवंशी से हुई है। ठीक है सर। कुछ ये कहते हैं कि चंद्रवंशी हैं, यानी कि चंद्रमा भगवान के पुत्र हैं। क्या सिर्फ 2 ही शिलालेख मिलते हैं। एक तो अपने हांसी का शिलालेख, हांसी का शिलालेख हरियाणा के अंदर है। ठीक है, यह शिलालेख कहता है कि चौहान चंद्रवंशी थे। क्या हांसी का शिलालेख। एक अपने अचलेश्वर महादेव का शिलालेख, अचलेश्वर मंदिर अपने माउंट आबू सिरोही के अंदर, वहां पर शिलालेख लगा हुआ है।
तो वो भी ये कहता है कि चौहान है वो चंद्रवंशी थे, इंद्र के वंशज। यानी कि इंद्र का वंशज कौन बताता है कि चौहान भगवान इंद्र के वंशज हैं। ये अपने रायपाल का शिवाड़ी अभिलेख कहता है। रायपाल का शिवाड़ी अभिलेख लिखा दूंगा आगे, बस नॉर्मल याद करने हैं। बाकी इसके अंदर सिर्फ एक ही था, अग्निकुंड सिद्धांत। समझ लिया अग्निकुंड सिद्धांत क्या है, ठीक है। बाकी नॉर्मल याद कर लेना, नाम कौन कौन से हैं। चंद्रवंशी मत कौन कहता है, सूर्यवंशी कौन कहता है, इंद्र के वंशज कौन बताता है, ठीक है। चलो भाई आगे। विदेशी मत, यानी कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि चौहान तो विदेशी जाति थी, यानी विदेश से आकर यहां पर रहने लगे थे। कौन भाई, ऐसा कौन कहता है? विदेशी कौन था? विदेशी बोल सकते हैं सर कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रूक, ये कहते हैं कि विदेशी थे। विदेशी के अंदर भी उन्होंने जाति बता दी, कौन सी? सक्सीथियन। सक्सीथियन, ठीक है। हिम्मत ये बोला विदेशी है ये, कि चौहान तो हूणों से उत्पन्न हुए हैं, ठीक है सर। कनिघम ये बोला कि चौहानों की उत्पत्ति तो कुषाणों से हुई है, क्या? ठीक है। अब बात करेंगे ब्राह्मण मत की। कुछ इतिहासकार ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि चौहान तो ब्राह्मण है, क्या? यानी इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। कौन कह सकता है भाई? शर्मा जी कह सकते हैं। कौन कौन सर? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा ने आधार बताया बिजोलिया शिलालेख को। बिजोलिया कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। शिलालेख के बारे में ज्यादा डिटेल से अभी नहीं बताऊंगा, बस इतना समझ लेना, अपने एक अलग से टॉपिक है, आगे आ जाएगा। क्या शिलालेख? यानी कि पत्थर के ऊपर लेख लिखना, ठीक है। जैसे आज भी अपन घर के आगे लिखा देते हैं कि ये घर इस व्यक्ति का है, इस सन के अंदर इसका निर्माण किया गया, इस व्यक्ति ने इसका निर्माण कराया, बस वैसे शिलालेख होते थे। तो बिजोलिया के अंदर शिलालेख है, ठीक है। उसके अंदर क्या बताया गया है कि चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। वत्स गोत्र यानी ब्राह्मणों के अंदर भी गोत्र है वत्स, यानी कि सबसे टॉप कैटेगरी वाले वत्स गोत्र के ब्राह्मण हैं। यह बात कहता है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, किसके अनुसार? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, ठीक है। और कौन कहेगा? डॉक्टर दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा की एक पुस्तक है द अर्ली चौहान डायनेस्टी, उसके अंदर कहता है चौहान ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए हैं। एक कहता है D.R. भंडारकर, ठीक है। तो ये अपने चौहानों की उत्पत्ति के मत थे, सबने अलग अलग बताए हैं। किसी ने विदेशी बताया है, किसी ने सूर्यवंशी बताया है, किसी ने चंद्रवंशी बताया है, किसी ने अग्निकुंड बताया है, तो किसी ने इंद्र का वंशज बताया है। सबके अलग अलग मत हैं, थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, ज्यादा कोई बड़ा टॉपिक है भी नहीं। यानी कि ये चौहानों की उत्पत्ति हुई है। सब व्यक्तियों ने यह कहा जैसे विदेशी संतान है, विदेशी लोग बोलेंगे, ब्राह्मणों की संतान है, ब्राह्मण बोलेंगे, ठीक है। सूर्यवंशी हैं, इन्होंने बोल दिया ग्रंथों के अंदर। अग्निकुंड है, ये अपने चंद बरदाई ने बोल दिया, इसके दो समर्थक भी आ गए, सूर्यमल मिश्रण और मूणोते नैणसी, ठीक है। चलो भाई आगे। हाँ, अब यानी कि अपन पढ़ेंगे सबसे पहले अजमेर के चौहान। ये अपन ने थोड़ी सी उत्पत्ति पढ़ी थी, अब यानी कि अजमेर के चौहान पढ़ने जा रहे हैं। देखो चौहान है ना, सबसे पहले सांबर झील के आसपास रहते थे। ये अपने सांबर झील कहां कहां फैली हुई है सर? अजमेर, जयपुर, नागौर। बाकी ज्यादा जयपुर में है, इसलिए उत्तर भी जयपुर माना जाएगा। बाकी तीन जिलों के अंदर फैली हुई है, नागौर, अजमेर और जयपुर।
तो प्रारंभ में चौहान सांबर झील के आसपास रहते थे और आसपास रहने के कारण इनको शाकंभरी के चौहान कहा जाता है। इनको सांबर का चौहान कहा जाता है। इनको चौहान कह दो, कई जगह नाम आ जाता है चाहमान, यानी चारों रहने के कारण चाहमान नाम भी मिलता है, चौहान नाम भी मिलता है। थोड़ी सी बात बताइए, प्रारंभ में चौहान सांबर झील के आसपास रहते थे, यानी चारों रहते थे। सांबर झील के आसपास रहने के कारण इनको शाकंभरी के चौहान कहते हैं, सांबर के चौहान कहते हैं। ठीक है, चौहान को चाहमान भी कह दो। इनकी सबसे पहले जो प्रारंभिक राजधानी थी ना, वो थी अहिछत्रपुर। सबसे पहले राजधानी अही। अही का मतलब होता है सर्प, सर्प यानी क्या, सांप। सांप को कह दो नाग। पुर, पुर यानी कि शहर। नागौर, यानी अहिछत्रपुर का वर्तमान में नाम क्या है, नागौर। ठीक है, बस दो बातें बताई हैं। चौहान प्रारंभ में सांबर झील के आसपास रहते थे, इसलिए इनको शाकंभरी के चौहान कहते हैं, सांबर के चौहान कहते हैं। इनकी सबसे पहले जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी अहिछत्रपुर, नागौर। ठीक है, यानी कि वासुदेव चौहान। अब यानी कि चौहानों के अंदर कोई सबसे पहला व्यक्ति तो होगा। जैसे हम कहते हैं कि हम मनु की संतान है क्या, तो किसी न किसी की तो संतान होंगी। मान लो कोई अपना खानदान शुरू होता है तो कोई तो व्यक्ति पहला होगा जिसके बाद में वंशावली शुरू हुई है। तो अजमेर के चौहानों के अंदर जो सबसे पहला व्यक्ति था उसका नाम था वासुदेव चौहान। ये चौहान वंश का संस्थापक था, आदि पुरुष था, मूल पुरुष था। यानी वासुदेव चौहान 551 ईस्वी के अंदर चौहान वंश की नींव रखते हैं। सबसे पहला व्यक्ति यही है, ये अपने चौहान वंश का संस्थापक है भाई। क्या है, संस्थापक, स्थापना करने वाला चौहान वंश की। आदि पुरुष यानी क्या, सबसे पुराना। मूल पुरुष, आदि पुरुष कह दो, मूल पुरुष कह दो, यानी यही मूल पुरुष है भाई। चौहान वंश का संस्थापक यही है, आदि पुरुष यही है, मूल पुरुष यही है, वासुदेव चौहान। फिजोलिया शिलालेख अभी मैंने बताया था, फिजोलिया शिलालेख चौहानों से संबंधित है। फिजोलिया शिलालेख के अंदर दो तीन बात बताई गई हैं वासुदेव चौहान के बारे में। क्या सर, एक तो ये बात बताई गई कि 551 ईस्वी के अंदर इसने चौहान वंश की नींव रखी थी। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान था, फिजोलिया शिलालेख में बात बताई गई है। दूसरी बात यह बताई गई है, ये अपने जो सांबर झील दिख रही है ना आपको, इस सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने कराया था, मैं नहीं कह रहा, फिजोलिया शिलालेख करा है। सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने कराया था। बाकी वास्तव में प्राकृतिक झील है, लेकिन फिर भी शिलालेख में लिखा हुआ है। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी ना, यानी वासुदेव चौहान की प्रारंभिक राजधानी थी वो अहिछत्रपुर थी। बस तीन ही बात याद रखनी है। फिजोलिया शिलालेख क्या कहता है, सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने कराया था, चौहान वंश का संस्थापक था, आदि पुरुष था, मूल पुरुष था, राजधानी अहिछत्रपुर नागौर को बनाया था। ठीक है, ये बात है भाई। चलो भाई, बस इतना ही ध्यान रखना वासुदेव चौहान के बारे में। इसके बाद बताता हूं, वासुदेव चौहान के बाद में शासक आएगा गुवक प्रथम। गुवक प्रथम यानी कि प्रारंभ में शुरुआत के अंदर चौहान थे वो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। यानी गुर्जर प्रतिहारों के नीचे काम करने वाले। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। उसके बाद में गुवक प्रथम आया, उसने कहा कि मैं गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा क्या, यानी अपना तो अपन खुद का अलग ही शासन स्थापित करेंगे, अपन तो स्वतंत्र रहेंगे क्या। गुवक प्रथम नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। आइए अपन गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे तब आ जाएगा। नागभट्ट द्वितीय इसका सामंत था। तो गुवक प्रथम ने यह कहा कि मैं गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, और इसने हर्षगिरी पहाड़ी के ऊपर हर्षनाथ मंदिर बना दिया, जो अपने सीकर के अंदर है ना, हर्षनाथ मंदिर बना दिया सीकर में। हर्षनाथ ये अपने चौहानों की आराध्य देविया
इष्ट देव हैं? ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चौहानों के आराध्य देव या इष्ट देव कौन है? हर्षनाथ जी। मंदिर किसने बनाया था? गुवक प्रथम ने। ठीक है, इनकी बस ये बात ध्यान रखना। चलो आ जाएगी, बाकी लिखाऊंगा तब और बता दूंगा। इसके बाद में चौहान राजा हैं चंदन राज। चंदन राज की पत्नी थी जिनका नाम था रुद्राणी। कहते हैं ये पत्नी रुद्राणी भगवान शिव की बड़ी भगत थी और प्रतिदिन यानी कि डेली पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाती थी भाई। डेली 1000 दीपक जलाना बड़ी बात है महादेव जी की आराधना में। यानी कि भगवान शिव की इतनी बड़ी भगत थी कि पुष्कर झील के अंदर प्रतिदिन 1000 दीपक जलाती थी। ये पुष्कर झील का ही नजारा है। बाकी ये रुद्राणी मत समझ लेना, ये रुद्राणी है, बस सिर्फ फोटो लिए दिखाने के लिए। यानी कि इस प्रकार से पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाती थी डेली। भगवान शिव की बड़ी भगत थी। और एग्जामिनर देखो, एग्जामिनर ने क्वेश्चन भी पूछ लिया ARO एग्जाम के अंदर। पूछा क्या? किस चौहान राजा की पत्नी पुष्कर झील में प्रतिदिन महादेव जी की आराधना में 1000 दीपक जलाती थी? तो अपने चंदन राज की पत्नी थी रुद्राणी, तो महादेव जी की आराधना में प्रतिदिन पुष्कर झील में 1000 दीपक जलाती थी। ठीक है, इसके बाद में चौहान राजा सिंह राज। एक ही बात ध्यान रखनी है, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। बस एक एक बात है, आगे लो भी। विग्रहराज द्वितीय यानी कि सेकंड, विग्रहराज प्रथम पहले आ गया। ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जिनकी थोड़ी थोड़ी दो दो बातें वो बता दूंगा, ज्यादा चौहान वंश बड़ा नहीं है। अगर ऐसे पढ़ने लगोगे ना तो 30 से ज्यादा शासक हैं, किस किस का क्रम याद करोगे? अपने को सिर्फ अजमेर के चौहान वंश में थोड़ी रहना है, रणथंभौर की भी आएंगे, नाडोल की भी आएंगे, जालोर की आएंगे, सिरोही की आएंगे, बहुत सारे हैं, खूब सारा इतिहास है। इसलिए अपने ये पढ़ लेना बस, खूब है। इसके बाद में अगला चौहान राजा है विग्रहराज द्वितीय। देखो ये मान लो अपना राजस्थान है, ठीक है, और यहां पर है आबू, और यहां पर शासन किया था चालुक्यों ने। चालुक्यों ने शासन किया था गुजरात में। चालुक्य कह दो, सोलंकी कह दो। चालुक्य नरेश था जिसका नाम था मूलराज प्रथम। इस मूलराज प्रथम को हरा दिया था विग्रहराज द्वितीय ने। यानी कि पहले चौहानों और चालुक्यों के बीच में अच्छे संबंध थे, लेकिन यहां से चौहानों के बीच में विग्रहराज चौहान है और यहां पर अहिल पाटन, अहिल पाटन गुजरात के अंदर है। अहिल पाटन के अंदर चालुक्यों ने शासन किया, वहां का शासक था मूलराज प्रथम। तो विग्रहराज द्वितीय अहिल पाटन के युद्ध में इस मूलराज प्रथम को हरा देता है। अब यानी कि चौहानों और चालुक्यों के बीच में लंबा संघर्ष शुरू हो जाता है, जो काफी लंबा चलेगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय तक चलेगा। ठीक है, यानी अब यहां से संघर्ष की कहानी शुरू होगी। यानी मूलराज प्रथम को हराया। कहते हैं प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक था विग्रहराज द्वितीय। प्रारंभिक, अभी अपन ने पढ़े कितने, 2-3 शासक पढ़े हैं। 2-3 शासकों के अंदर ऐसा कोई भी शासक नहीं था जिसने युद्ध किया हो। ठीक है, लेकिन इसलिए कहते हैं कि विग्रहराज द्वितीय प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक था, जिसने अहिल पाटन के शासक मूलराज प्रथम को हराया था। बस यही ध्यान रखना। आगे है अपने गोविंदराज तृतीय। चलो पढ़ा रहने देते हैं, कोई नहीं। गोविंदराज तृतीय, इनकी एक उपाधि है। उपाधि क्या है सर? वैरी भट्ट। वैरी घट यानी कि शत्रु संहारक। वैरी, वैरी का मतलब हुआ दुश्मन यानी कि शत्रु। घट, घट यानी कि संहार करने वाला, दुश्मनों को मारने वाला। वैरी घट, शत्रु संहारक, ये इनकी उपाधि है। कहते हैं गोविंदराज तृतीय ने
इधर से जो गजनी के शासक आक्रमण करते थे ना, उनको मारवाड़ से आगे नहीं बढ़ने दिया था। ठीक है, तो ये था अपने गोविंदराज तृतीय। हालांकि हम चौहान वंश के अंदर याद करते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, लेकिन वो प्रथम और द्वितीय युद्ध नहीं थे। उससे पहले भी चौहानों ने खूब सारा संघर्ष किया था, तुर्कों के आक्रमण को रोका था, गजनी के शासकों को पराजित किया था, लेकिन कोई नहीं पढ़ाता, न तो इनकी ज्यादा डिटेल मिलती हमें और न ही कोई इनका इतिहास है। बस हमें थोड़ा बहुत पता रहता है कि भाई गोविंदराज तृतीय ने गजनी से जो शासक आक्रमण करते थे ना, उन शासकों के आक्रमण को यहां मारवाड़ से आगे नहीं बढ़ने दिया था, यानी मारवाड़ से पहले रोक कर रखा था। अपना राजस्थान का इतिहास है ही ऐसा, जहां पर युद्ध हारे हैं ना, उस इतिहास को बड़े गौर से पढ़ेंगे। बाकी जो युद्ध जीतते थे ना, उनका कोई चर्चा नहीं है, कोई डिटेल नहीं है। तराइन का द्वितीय युद्ध बड़ा, यानी का एग्जामिनर भी बहुत पूछता है, क्या तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले चौहानों ने विदेशियों को पराजित नहीं किया था? खूब किया था, भगा भगा के मारा था, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं है, इतिहास के पन्नों में कुछ भी नहीं लिखा तो किस युद्ध के अंदर हराया था। सिर्फ इतना लिखता है, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार जाते हैं, हिंदू सत्ता समाप्त हो जाती है, उसको अंतिम भारतीय हिंदू सम्राट कहा जाता है। क्यों भाई? उससे पहले चौहानों ने खूब हराया था, विदेशियों को भगा भगा कर मारा था, उनके बारे में भी कुछ लिख देते? नहीं, कहीं नहीं है। और अपन पढ़ते भी नहीं, एग्जामिनर पूछता भी नहीं। एग्जामिनर तो पूछेगा तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? सबको पता है 1192 ईस्वी, करनाल हरियाणा में है। ठीक है, तो गोविंदराज तृतीय यानी कि जो राजपूत काल था ना, 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक विदेशियों को भारत के अंदर नहीं घुसने दिया था इन्होंने, यानी कि अंदर तक नहीं आने दिया था। जब अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय पढ़ेंगे, जो युद्ध हार जाता है ना, उसके बाद में भारत में मुगल सत्ता की स्थापना होती है। क्या इससे पहले मुगलों ने कभी आक्रमण नहीं किए? कोई इतिहास नहीं है। इनके आक्रमण को रोक के रखा, उनका कोई भी इतिहास नहीं है। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। पृथ्वीराज प्रथम, सबसे पहले तो ये बात होगी अजय राज के पिता हैं ये। ठीक है, पृथ्वीराज प्रथम। दूसरी बात ये इनकी, यानी इन्होंने 700 चालुक्यों को मार गिराया था। क्यों सर? ये मैं नहीं कहता, ये ग्रंथ कहता है। पृथ्वीराज विजय, जिसके रचयिता जानक है ना, उन्होंने अपने ग्रंथ के अंदर एक बात कही है कि पृथ्वीराज प्रथम ने पुष्कर के अंदर 700 चालुक्यों को मार गिराया था। कहते हैं चालुक्य थे ना, ये पुष्कर में ब्राह्मणों के साथ में लूटपाट कर रहे थे। जब पृथ्वीराज प्रथम को इस बात का पता चलता है, वो पुष्कर के अंदर पहुंचते हैं और 700 चालुक्यों का कत्ल कर देते हैं, वहीं पर मार देते हैं। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना। अब शासक आता है अजयराज चौहान। हालांकि कई कई जगह अपन पढ़ते हैं तो अजमेर के चौहान, और सबसे पहला शासक लिखो अजयराज चौहान। कुछ तो शुरुआत भी यहां से करते हैं। क्यों भी? क्योंकि अजयराज चौहान ने अजय मेरू दुर्ग की स्थापना की थी। अजय मेरू, जिसको हम वर्तमान में अजमेर कहते हैं, अजय मेरू दुर्ग की भी स्थापना की, अजमेर नगर भी बसाया और अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था भाई। तो यहां से पढ़ते हैं, अजमेर अजयराज के नाम पर है। शासनकाल इनका है 1105 से लेकर 1113 ईस्वी तक। और बताओ सर, इन्होंने अजय देव नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे। यानी इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे, वो भी किस नाम से? अजय देव नाम से। ये अपने अजयराज चौहान हैं। और कहते हैं पूरी पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया था, पूरी पृथ्वी को। और एग्जामिनर ने यह सवाल भी पूछा है, किस चौहान राजा ने पूरी पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया था? वो अपने अजयराज चौहान। एक तो इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे अजय देव नाम से, और अपनी पत्नी के नाम पर भी चांदी के सिक्के चलाए थे, जिनका नाम था सोमल देवी। ठीक है,
तो अपनी पत्नी के नाम पर भी इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे। आपको किसी गाइड में नहीं मिलेगा किस चौहान राजा ने पूरी पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया था। क्या वो अपने अजय राज चौहान। एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, अभी बता देता हूं। ठीक है भाई, चलो आगे लो अपने अरणोराज या अन्ना जी। शासन काल है 1133 से लेकर 1155 ईस्वी का। ठीक है, इनकी बात बताते हैं। इनके समय भी तुर्कों का आक्रमण हुआ था, यानी अरणोराज के समय भी तुर्कों ने आक्रमण किया। ये अपना राजस्थान, ठीक है, यहां से तुर्कों ने आक्रमण किया। तब अरणोराज जी ने क्या किया, अपने दो पहाड़ बने हो पुष्कर के अंदर, नाग पहाड़, तारागढ़, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में तुर्कों को घेरा, यानी कि यहीं पर इनको बीच में फंसा लिया और यहां पर बीच में फंसाकर इनका कत्लेआम किया, बढ़िया तरीके से मारा अरणोराज जी ने। इसके बाद में पूरी धरती खून से लथपथ हो गई, यानी कि पूरी धरती के ऊपर खून ही खून हो गया। अरणोराज जी ने कहा यार क्या पाप तो हो गया, क्या इस धरती को शुद्ध कराएं, क्या तुर्कों को मारा है हमने, शुद्ध कराने के लिए इन्होंने पुष्कर के अंदर हवन कराया, वराह मंदिर का निर्माण कराया। वराह, वराह भगवान विष्णु का अवतार है, ठीक है। तो वराह मंदिर का निर्माण कराया। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार, पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया था, अरणोराज जी ने। तो वराह मंदिर का निर्माण कराया, यहीं पर हवन कराया, ठीक है। और चंद्रा नदी का जल रोककर अन्ना सागर झील का निर्माण कराया, ठीक है। चलो अन्ना सागर झील ले रखी होगी मैंने, ये अपने अन्ना सागर झील अरणोराज जी ने निर्माण कराया था, चंद्रा नदी का जल रोककर। धरती को शुद्ध कराने के लिए कराया था, अन्ना सागर झील का निर्माण कराया था। इसी अन्ना सागर झील के पास अकबर के बेटे सलीम, सलीम कह दो, जहांगीर कह दो, यहां पर एक बाग बनाया जिसका नाम है शाही बाग, जिसको कहते हैं दौलत बाग, इसी को कहते हैं। और आजकल उसको कहते हैं सुभाष बाग। शाही बाग, दौलत बाग या सुभाष बाग बनाया, किसने बनाया था, सलीम और जहांगीर। एक ही बात है, सलीम कह दो या जहांगीर कह दो, इन्होंने यहां पर शाही बाग, दौलत बाग या सुभाष बाग बनाया। इसके बाद में मुगल शासक थे शाहजहां। शाहजहां ने संगमरमर से 5 बारादरियों का निर्माण कराया। संगमरमर के 5 दरवाजे, बारादरिया कह दो, ठीक है। 12 दरवाजे कहते हैं, कुछ 5 बारादरिया कहते हैं। तो इन्हें संगमरमर की 5 बारादरियों का निर्माण कराया था, किसने, शाहजहां ने। इसी झील के पास में जहांगीर की पत्नी थी जिनका नाम था नूरजहां। आप कह ध्यान है तू के नूरजहां है क्या, तो जहांगीर की पत्नी थी जिसका नाम था नूरजहां। वास्तव में नूरजहां का असली नाम था मेहरुनिसा। जहांगीर की ये 20वीं पत्नी थी, यानी जहांगीर की कितनी पत्नी थी, 20 पत्नी थी भाई। अंतिम पत्नी यही थी बस, नूरजहां के बाद में किसी को पत्नी नहीं बनाया, लास्ट पत्नी यही थी, नूरजहां। नूरजहां की मां थी जिसका नाम था असमत बेगम। इस असमत बेगम ने इस आना सागर झील के पास बैठकर गुलाब के रस से इत्र का निर्माण किया था। इत्र यानी कि सेंट, अपन सेंट कौन छिड़का, अपन सेंट लगाते हैं ना, इत्र सेंट लगाते हैं वो तो फिर भी यानी कि कहीं ना कहीं जैसे केमिकल मिला देते हैं, बाकी इत्र मनता ना एकदम कृत्रिम, एकदम जैसे प्राकृतिक, क्योंकि कृत्रिम तो जैसे थोड़ा मतलब भी केमिकल मिला देते हैं, बाकी एकदम प्राकृतिक यानी गुलाब के रसों से इत्र बनाया था। और कहते हैं भारत में सबसे पहले इत्र का आविष्कार यहीं पर हुआ था। कहां पर, इस आना सागर झील के पास में। किसने किया था, या तो तुमको ऑप्शन में देगा नूरजहां, अगर नूरजहां नहीं देगा तो असमत बेगम, ये नूरजहां की माई थी। इन्होंने सबसे पहले यहां पर इत्र का आविष्कार किया था। गुलाब के पौधे लिए, उनके फूल तोड़े, उनसे रस निकाला और इत्र का निर्माण कर दिया।
अब आप बताओ कि गुलाब का अगर आप रस लगाओगे तो सुगंध तो आनी आनी है। गुलाब के फूल में जब इतनी सुगंध होती है तो गुलाब के रस में तो आप सोच ही सकते हो क्या। ठीक है, ये है अभी थोड़ी सी दो बातें ध्यान रखना। बाकी चलो अरुण राज्य की और बातें बता देते हैं। इन्होंने मालवा के नरवर्मन को पराजित किया था। इधर ही बता दे थोड़ी सी, वैसे आ जाएंगे लिखाने में आ जाएंगे। मालवा के नरवर्मन को पराजित किया था इन्होंने। मालवा के शासक थे नरवर्मन, उनको पराजित कर दिया था। यानी इन्होंने तुर्कों को हराया था, मालवा के शासक नरवर्मन को पराजित किया था। लेकिन चालुक्य का शासक था जिसका नाम था कुमारपाल, वही चालुक्य। संघर्ष शुरू हो गया था विग्रहराज द्वितीय के समय से, और यहां पर शासक था जिसका नाम था कुमारपाल। इसके साथ में आबू का युद्ध हार जाते हैं कुमारपाल के साथ में। इस युद्ध का वर्णन भी मिलता है, दो ग्रंथ हैं, एक तो प्रबंध चिंतामणि, एक प्रबंध कोश। प्रबंध चिंतामणि के लेखक आचार्य मेरुतंग और प्रबंध कोश के हैं राजशेखर। इस युद्ध के अंदर वर्णन भी मिलता है। उसके बाद में अरुणराज निराश हो गए, यार का चालुक्य ने मैं पराजित कर दिया क्या। इसके बाद में चालुक्य नरेश जिसका नाम था जय सिंह सिद्धराज, चालुक्य नरेश जिसका नाम था जय सिंह सिद्धराज, इसकी पुत्री थी कंचन देवी। उसके साथ में अरुणराज की शादी होती है। अरुणराज का बेटा था जगदेव चौहान, उसको ये बात अच्छी नहीं लगी। जगदेव चौहान ने अरुणराज की हत्या कर दी। तो जगदेव चौहान चौहानों का पितृहंता है। पितृहंता यानी का पिता को मारने वाला। बाकी दो विद्वान भी बड़े शानदार थे इनके दरबार में, देव घोष और धर्म घोष, इनके समय के प्रकांड विद्वान थे। ठीक है, चलो बाकी आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, अरुणराज तक पढ़ेंगे। बाकी कल अपना कंप्लीट हो जाएगा अजमेर का चौहान। बाकी फिर एक एक क्लास में है, रणथंभौर का एक क्लास में हो जाएगा, सिरोही का एक क्लास में, जालोर का। ठीक है, चलो भाई फिर अब यानी का साथ साथ में तुम लिख लो। चौहान राजवंश चल रहा है अपने। सबसे पहले वो चौहानों की उत्पत्ति के मत, सबके अलग अलग मत हैं। अग्निकुंड बताया मैंने, अग्निकुंड क्या है। अग्निकुंड सिद्धांत कौन कौन कहता है। चंद बरदाई ये कहता है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। इसके दो समर्थक और आगे, मोणोत सिंह भी बोला एकदम सही बात है, सूर्यमल मिश्रण बोला एकदम सही बात है, चंद बरदाई कह रहा वो एकदम सही बात है, क्या चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। सूर्यवंशी पृथ्वीराज विजय, ये अपने ग्रंथ लिखा था जयानक ने, आगे लिखा दूंगा सारा लिखा दूंगा, टेंशन मत लेना। हमीर महाकाव्य ये लिखा था नयन चंद्र सूरी ने। हमीर रासो दो व्यक्तियों ने लिखा था, एक तो सारंगधर ने लिखा था, एक जोधराज ने लिखा था। ठीक है, सुरजन चरित्र चंद्रशेखर ने लिखा था। कान्नड़ दे प्रबंध पद्मनाभ ने लिखा था। पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा, ये यानी के सारे कहते हैं कि चौहान सूर्यवंशी थे। चंद्रवंशी, चंद्रवंशी कौन बताता है। हांसी शिलालेख, हांसी के अंदर शिलालेख मिला है, उसके अंदर यह बताया गया है कि चौहान तो चंद्रवंशी थे क्या। हरियाणा के अंदर हांसी। अतलेश्वर मंदिर का लेख अतलेश्वर आबू के अंदर, ये दोनों लेख ये कहते हैं कि चौहान चंद्रवंशी थे। इंद्र के वंशज, कुछ ये भी कहते हैं कि चौहान इंद्र के वंशज हैं। कौन कहता है, रायपाल का थिवाड़ी अभिलेख। ठीक है, विदेशी मत, जो लोग विदेशी होंगे वो यही कहेंगे कि चौहान तो विदेशी थे। जैसे कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रूक, दोनों ये बोले कि विदेशी के अंदर भी जाति है, कौन सी, सक्सीथियन, ये सक्सीथियन थे क्या। हिम्मत ये बोला कि चौहान तो हूण थे क्या। कनिगम ये बोला कि तो कुषाण थे क्या। सारी बातें बता दी, बस आराम से लिखना है। ब्राह्मण मत, कुछ इतिहासकार ये भी कहेंगे कि चौहान तो ब्राह्मण थे। कुल मिला के बात यह है, जिसके हाथ में कलम थी उसने उसी प्रकार से लिखा। इसलिए पढ़ाई किया करो, अगर कल तुम्हारे हाथ में कलम आ जाएगी तो तुम कुछ भी लिख सकते हो। तुम ही कह दोगे कि चौहानों की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई थी। तुम भी डिबेट कर सकते हो, वाद विवाद कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ब्राह्मण मत, कुछ नहीं ये कहा चौहान तो ब्राह्मणों की संतान थी। किसने कहा भाई, गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ने तर्क भी दिया कि बिजोलिया के शिलालेख में भी यही बात कही गई है कि चौहान ब्राह्मण थे। और बिजोलिया शिलालेख के अंदर बताया गया कि चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे। वत्स यानी कि ब्राह्मणों के अंदर भी टॉप कैटेगरी वाले। ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा का ग्रंथ है द अर्ली चौहान डायनेस्टी, यह ग्रंथ भी पूछा गया है। अर्ली चौहान डायनेस्टी किसका ग्रंथ है, डॉक्टर दशरथ शर्मा का है।
चौहानों के ऊपर इन्होंने ग्रंथ लिखा है। T.R. भंडारकर, डॉक्टर भंडारकर। ठीक है। कायम खा रासो, ये थोड़ा ध्यान रखना, कायम खा रासो किसने लिखा है? जान कवि ने लिखा है। यानी जो जान कवि है ना, ये अपने गोगाजी महाराज के वंशज हैं। ठीक है। और कहते हैं गोगाजी महाराज के बाद में वंशज कायम खानी मुसलमान बन गए थे। आज भी अपने गोगा मेड़ी के अंदर मेला लगता है। कहते हैं 11 महीने तक इनके पुजारी रहते हैं कायम खानी मुसलमान। और 1 महीने रहते हैं हिंदू, भाद्रपद माह में। ठीक है। कहते हैं इस 1 महीने के अंदर अपने कायम खानी मुसलमान भी बैठते हैं, बाकी दबदबा 1 महीने के अंदर हिंदुओं का ही रहता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 11 महीने कायम खानी मुसलमान, 1 महीने हिंदू। पूछेगा कोई नहीं, एग्जामिनर कभी नहीं पूछेगा तुमसे कि 11 महीने कौन बैठता है, 1 महीने कौन बैठता है। ठीक है। तो गोगाजी महाराज के आगे वंशज कायम खानी मुसलमान हो गए थे। तो कायम खा रासू किसने लिखा था? जान कवि ने। तो कायम खा रासू के अंदर भी यही बताया गया है कि चौहान ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक। अब सांबर झील के आसपास रहने के कारण इनको साकंबरी के चौहान कहते हैं। चौहान कह दो, चाहमान कह दो, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। या फिर इनको सांबर के चौहान भी कहते हैं। प्रारंभिक राजधानी इनकी थी अहित छत्रपुर, अहित छत्रपुर नागौर। सबसे पहला शासक लिखा मैंने वासुदेव चौहान, 551 ईस्वी के अंदर। ये चौहान वंश का संस्थापक था, आदि पुरुष था, मूल पुरुष था, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। यानी बिजोलिया शिलालेख वासुदेव चौहान के बारे में क्या बातें बताता है? बिजोलिया शिलालेख ये कहता है कि वासुदेव चौहान वत्स गोत्र के ब्राह्मण हैं। गोपीनाथ शर्मा ने भी यही बात बताई थी। ठीक है। सांबर झील का निर्माण कराया था, किसने कराया था? वासुदेव चौहान ने। कौन कहता है? बिजोलिया शिलालेख ये बात कहता है कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने कराया था। तीसरी बात कहता है कि राजधानी अहित छत्रपुर को बनाया था। ठीक है। सारी बातें समझा दी वही है। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। बाद में आता गुवक प्रथम, इसने इनकी अधीनता अस्वीकार कर दी कि हम आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। क्या? गुवक प्रथम नागभट्ट द्वितीय का सामंत था। ठीक है। गुवक ने हर्षनाथ मंदिर सीकर के अंदर है, हर्षनाथ मंदिर हर्षगिरी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, और जीण माता का मंदिर काजल शिखर पर बना हुआ है। तो गुवक ने हर्षनाथ मंदिर सीकर का निर्माण कराया था। हर्षनाथ जी कौन है? चौहानों के आराध्य देव या इष्ट देव हैं। चंदन राज, इनकी पत्नी थी रुद्राणी, पुष्कर जिले में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर महादेव जी की उपासना करती थी। ठीक है। सिंहराज, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। विग्रहराज द्वितीय, प्रारंभिक चौहान शासकों में सबसे प्रतापी शासक यही था, विग्रहराज द्वितीय। अहिल पाटन कहां पर पड़ता है? गुजरात में। उसके शासक मूलराज प्रथम को हरा दिया था। थोड़ा सा अगर साइड में नक्शा बनाओ तो ऐसे बना लेना। ये अपने राजस्थान हो गया, यहां पर कर देना अहिल पाटन गुजरात, और इसका शासक था मूलराज प्रथम। ठीक है। तो इसको हराया था। गोविंदराज तृतीय, इसकी उपाधि है वैरी घट, यानी कि शत्रु का संहार करने वाला। गजनी के शासकों को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था इन्होंने। ठीक है। बस नाम ध्यान रखने हैं, बाकी इनकी कोई डिटेल नहीं है। चामुंडराज है, फिर दुर्लभराज तृतीय है, विग्रहराज तृतीय है। एग्जामिनर ऐसे पूछ लेता है, चामुंडराज, विग्रहराज, दुर्लभराज, गोविंदराज तृतीय, इनका शासन काल बताओ। वैसे नहीं पूछेगा सन, इनको काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करो कि कौन सा पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए। आजकल एग्जामिनर ऐसे ज्यादा पूछता है, तो थोड़ा एक क्रम ध्यान होना चाहिए आपके। बाकी जिसके सन लिखे ना वो तो आपको याद करनी है। बाकी देखो इनकी मैं सन नहीं लिख रहा, विग्रहराज द्वितीय की लिखने को मैं यहां पर भी लिख सकता हूं, लेकिन एग्जामिनर नहीं पूछेगा। ज्यादा ज्ञान अपने को बढ़ाना नहीं है, जिनकी लिखूं वो याद कर लेना बस। गोविंदराज तृतीय, उसके बाद में चामुंडराज था, उसके बाद में दुर्लभराज तृतीय था, उसके बाद में विग्रहराज तृतीय था। बस सीधा सीधा नाम लिख लेना। इसके बाद में पृथ्वीराज प्रथम, अजय राज के पिता हैं ये। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ किसने लिखा है? जानक ने लिखा है। संस्कृत भाषा के अंदर ये ग्रंथ, इसमें बताया गया कि इन्होंने 700 चालुक्यों को मार डाला था जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे। ठीक है। अजयराज चौहान 1105 से लेकर 1133 ईस्वी तक। 1133 ईस्वी के अंदर अजय मेरू यानी कि अजमेर दुर्ग की स्थापना कर अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। अजमेर से पहले चौहानों की राजधानी थी सांबर। कभी सांबर आ जाती है, ठीक है, पूछा भी एग्जाम में कि अजमेर से पहले चौहानों की राजधानी क्या थी?
सांबर। हालांकि उनकी प्रारंभिक राजधानी, सबसे पहले राजधानी अहिछत्रपुरी थी। ठीक है। अजय देव नाम से इन्होंने चांदी के सिक्के चलाई। पृथ्वी को चांदी के सिक्कों से भर दिया था अजय राज ने। इतने चांदी के सिक्के चलाए थे कि पूरी पृथ्वी के ऊपर चांदी के सिक्के हो गए थे। सिक्कों पर इनकी रानी सोमल देवी का भी नाम मिलता है। थोड़ा सा नोट लगा के लिखा है मैंने, चौहानों की अजमेर से पहले राजधानी सांबर थी, क्योंकि एग्जामिनर ने सीधा सीधा पूछ लिया। हालांकि उन्होंने ऑप्शन के अंदर अहिछत्रपुर नहीं दिया था। ठीक है, अपने अजमेर से पहले चौहानों की राजधानी क्या थी, ऑप्शन में सांबर था, तो थोड़ा सा ध्यान रखना बस। अरुणराज या अन्नाजी, शासनकाल है 1133 से लेकर 1155 ईस्वी तक। इन्होंने तुर्क आक्रमणकारियों को खदेड़ा और मालवा के नरवर्मन को पराजित किया था। इस स्थान को शुद्ध कराने के लिए हवन कराया था इन्होंने। चंद्रा नदी का जल रोककर 1137 ईस्वी के अंदर आना सागर झील का निर्माण कराया था। पुष्कर के अंदर वराह मंदिर का निर्माण कराया। वराह यानी का भगवान विष्णु का अवतार है। आना सागर झील में सलीम कह दो, जहांगीर कह दो, इन्होंने शाही बाग, दौलत बाग या फिर सुभाष बाग बनाया था। शाहजहां ने संगमरमर की 5 12 दरियों का निर्माण कराया था। नूरजहां की मां थी अस्मत बेगम। इन्होंने आना सागर झील के पास गुलाब के रस से इत्र बनाया। इत्र मतलब सेंट। ठीक है, भारत में सबसे पहले इत्र अस्मत बेगम ने बनाया था। अगर ऑप्शन में अस्मत बेगम नहीं मिले तो नूरजहां मिलेगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो अस्मत बेगम लिखाया था, अस्मत बेगम तो ऑप्शन में नहीं था। एग्जामिनर ज्यादा बार नूरजहां पूछ लेता है। देवबोध धर्मघोष इनके समय के प्रकांड विद्वान थे, अच्छे विद्वान थे। ठीक है, अपने अरुणराज के दरबार में रहते थे। महाराजा धीराज परमेश्वर परम भटारक की उपाधि धारण की थी अरुणराज जी ने, और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी सिंहराज ने। चालुक्य शासक थे कुमारपाल, बताया था चालुक्य शासक था कुमारपाल। इनके साथ में युद्ध हार जाते हैं। चालुक्य शासक कुमारपाल ने इनको आबू के युद्ध में हरा दिया था। आबू ये रहा, आबू के युद्ध में हरा दिया था इनको। इस युद्ध का वर्णन भी मिलता है, किसमें मिलता है? एक तो ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि, चिंता करो टेंशन लो, क्योंकि अरुणराज युद्ध हार चुके हैं, तो प्रबंध चिंतामणि। इसके लेखक है मेरुतंग, आचार्य मेरुतंग। ठीक है, एक ग्रंथ मिलता है प्रबंध कोश, जिसके लेखक है राजशेखर। इन दोनों ग्रंथों के अंदर इस युद्ध का वर्णन मिलता है। आबू के युद्ध में चालुक्य शासक कुमारपाल के साथ में अरुणराज युद्ध हार गए थे। इसके बाद में चालुक्य शासक थे जिनका नाम था जयसिंह सिद्धराज, उनकी बेटी थी कंचन देवी। इनके साथ में शादी होती है अरुणराज जी की। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि किस चालुक्य नरेश की पुत्री की शादी अपने अरुणराज जी के साथ में होती है। तो एक एक बात ध्यान रखना, कि ऐसे मत उड़ा देना हवा के अंदर। चलो ठीक है यार, सर तो करा रहे हैं, ये लाइन याद करनी है या नहीं करनी है, कम से कम इनको तो याद करना। अच्छे यानी कि बढ़िया बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएंगे आपके। बाद में इनकी हत्या किन्होंने की थी? इनके बेटे जगदेव चौहान ने की थी, जो अपने चौहानों का पितर हंता। पितर यानी कि पिताजी, हंता यानी कि मारने वाला, पिता को मारने वाला। ठीक है, वो पितर हंता हो गया। तो चौहानों का पितर हंता कौन है? जगदेव चौहान। जगदेव चौहान ने अरुणराज जी की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो आज अपन ने चौहान वंश की शुरुआत की है, बाकी कल अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फिर, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।